So, hello everyone, welcome to my channel Simplify with Aditi Roya, and this is the part 2 of your geography chapter Lifelines of National Economy. In the previous part, we discussed why are transportation, communication, and trade called the lifelines. Also, we discussed the first kind of transportation, that is the roadways. In this part, we will be discussing the next two means of transport, that is the railways and the pipelines. And now you must be knowing very well that we will be needing a geography NCERT for this. Keep it ready. In case you don't have it, I have provided a link in the description down below. Please check it, download it, keep it ready for the purpose of this video, and let us start. And सबसे पहले समझते हैं the importance of railways, the role the railways have played in the Indian economy for the past so many years. सबसे पहली चीज हमारी कंट्री में railways have been the principal mode of transportation for freight as well as for passengers. अभी freight क्या होता है? फ्रेट सिंपली मीन्स कि जो मालगाड़ी होती है जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे यूज होती है उसके लिए यहाँ पे फ्रेट वर्ड यूज किया गया है. सो हमारे यहाँ चाहे पीपल का ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, बोथ ऑफ देम रेलवेज इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर कंट्री. देन आज के टाइम पे रेलवेज हैज मेड इट पॉसिबल फॉर मेनी पीपल टू कंडक्ट मेनी बिजनेस एक्टिविटीज. देन पिलग्रिमेज के लिए भी रेलवेज यूज करे जाते हैं. पिलग्रिमेज होती है जो तीर्थ यात्रा होती है उसके लिए भी रेलवेज यूज करे जाते हैं. फिर रेलवेज को हमारी कंट्री में हैज बीन मोर देन 150 ईयर, दैट इज वेरी लॉन्ग टाइम जब से रेलवेज हमारी कंट्री में है. सो रेलवेज ने काफ़ी हद तक हमारी कंट्री में देखा जाए तो नेशनल इंटीग्रेशन का काम किया है. इवन हमारी जो पूरी नेशनल मूवमेंट थी रेलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि रेलवेज के डेवलपमेंट के बाद ही जो सत्याग्रहीज थे या जो रिवॉल्यूशनरीज थे इट बिकेम ईजियर फॉर देम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और जो मूवमेंट्स उस समय होते भी थी तो उनको एक नेशन वाइड फेस दिया जा सका. रेलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन गिविंग अ नेशनल फेस टू ऑल द पॉलिटिकल एंड नेशनल एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया. फिर हमारे यहाँ चाहे इंडस्ट्री हो चाहे एग्रीकल्चर हो, दोनों की डेवलपमेंट में रेलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चाहे अब वो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाना हो या फिनिश्ड गुड को इंडस्ट्री से लेके मार्केट तक पहुंचाने का काम करना हो, रेलवेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. फिर देखा जाए इकोनॉमी पे, फिर अगर इकोनॉमी को ही कंसिडर करें तो इंडियन गवर्नमेंट की जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो भी रेलवेज है. व्हाट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? वो एंटरप्राइज विच इज कम्प्लीटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं. गवर्नमेंट के जितने भी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें रेलवेज इज द लार्जेस्ट PSU. That is why we consider railways as extremely important for India. Now coming to very important part of this chapter, that is what are the factors which influence the distribution pattern of railways. पहले तो टॉपिक का मतलब समझ लीजिए. अगर आप देखेंगे इंडिया में तो रेलवेज हर जगह सेम नहीं है. कुछ एरियाज हैं जहाँ पे रेलवेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेशंस हैं, बहुत सारे ट्रैक्स हैं, मल्टीपल ट्रेन्स हैं दो डेस्टिनेशंस के बीच में. और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे रेलवेज में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. देयर आर हार्डली 1 or 2 ट्रेन्स बिटवीन दोज डेस्टिनेशंस, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे स्टेशंस बैक टू बैक नहीं है. सो इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि रेलवेज इतने यूनिफॉर्म नहीं है. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है इंडिया में, ये कौन से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है? ऑल्सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूरा एक 5 मार्केट क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड 5 मार्केट क्वेश्चन है. अच्छे से समझ लीजिए. ऑल्सो आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड द नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, वो टॉपिक्स लिखे हैं जो कि कोई ना कोई लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन में आ जाएंगे, एंड द मैटर आई हैव रिटन बिलो दैट टॉपिक विल बी द आंसर. देन गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे यहाँ जो रेलवेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो इकोनॉमिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है. इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं और जोग्राफिकल फैक्टर्स. अगर आप ज्योग्राफी को कंसिडर करें तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो इंडिया का पूरा जो आर्क बनती है हमारी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, असम, ये वाला जो पूरा एरिया है इसको हम पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया कहते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स में एज अ नेम सजेस्ट बहुत प्लेन एरिया है, लेवल लैंड है, ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन यहाँ की नहीं है. फिर फर्टाइल लैंड है. एज वी नो इंडिया का मोस्ट फर्टाइल लैंड इज इन नॉर्दर्न प्लेन्स. इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सारी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट्स नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आती है. सो एक तो क्योंकि लेवल लैंड है तो इट इज़ फेवरेबल फॉर लेइंग ट्रैक्स, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड स्टेशंस. क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्कोप भी ज़्यादा है.
जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ ऑटोमेटिकली रेलवेज का यूजेज भी ज़्यादा होगा. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो. बस एक छोटा सा इशू नॉर्दर्न प्लेन्स में ये आ जाता है कि पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारे 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं. इंडस रिवर सिस्टम विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर सिस्टम और उसके ट्रिब्यूटरीज, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और उसके ट्रिब्यूटरीज. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेनी टाइम्स ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. सो इट रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉट ऑफ ब्रिजेस फॉर रेलवेज टू फंक्शन इन दिस एरिया. फिर कमिंग टू द नेक्स्ट जोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया, वो है हमारा पेनिनसुला और हिमालयाज. अब बात करेंगे पेनिनसुला की और हिमालयाज की, तो पेनिनसुला का लैंड हमारा काफ़ी हद तक प्लेटो एरिया है, हिली लैंड है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, स्लोप है काफ़ी. एंड हिमालयाज की स्लोप्स तो और भी स्टीप है, वेरी स्टीप स्लोप्स. तो ये ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो या अगर इतनी स्टीप स्लोप्स हो तो इस एरिया में रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो बहुत सारे पासेस, गैप्स या टनल्स के थ्रू ही रेलवे का कंस्ट्रक्शन इन एरियाज में पॉसिबल होता है. फिर अगर हम हिमालयाज को कंसिडर करें तो हिमालयाज की तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है. ड्यू टू लैक ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्कोप भी बहुत कम है. हाँ रेलवेज है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट हाँ थोड़े एज कम्पेयर टू अदर एरियाज उनकी डेंसिटी थोड़ी कम है. देन द थर्ड इज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान. अब राजस्थान का जो डेजर्ट है वो बहुत ही रेगिस्तान है, बिल्कुल सैंडी सॉइल है पूरा. तो सैंडी सॉइल में होता क्या कि वो टाइट नहीं होता, तो अगर हम उस पर रेलवे ट्रैक को ले भी करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो रेलवे ट्रैक सिंक करने लगे उस सैंड के अंदर, वो सैंडी सॉइल के अंदर वो रेलवे ट्रैक की सिंकिंग हो जाती है. सो इट इज़ नॉट वेरी फेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. थोड़ी बहुत ही होती हैं, ज़्यादा हाई डेंसिटी रेलवेज राजस्थान में हमें देखने को नहीं मिलती. फिर गुजरात में बहुत स्वैम्पी एरिया है. स्वैम्पी होता है जो मार्शी दलदल काइंड ऑफ एरिया होता है, उसके लिए स्वैम्पी मार्शी लैंड यूज़ किया जाता है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है. फिर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, जहाँ बहुत थिक फॉरेस्ट्स हैं, तो यहाँ पे भी रेलवेज का कंस्ट्रक्ट करना है तो बहुत सारा फॉरेस्ट क्लियर करके फिर ही रेलवे से कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है. तो इन एरियाज में भी जब तक हम फॉरेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो रेलवे से कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स हैं ये रेलवे कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में. देयरफॉर इन एरियाज में भी जो रेलवेज का प्रोग्रेस है या डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा स्लो है, डेंसिटी थोड़ी सी कम है. एंड देन द लास्ट पॉइंट दैट वी विल डिस्कस विल बी द सह्याद्री रेंज. सह्याद्री रेंज का वेस्टर्न घाट्स भी कह सकते हो. वेस्टर्न घाट्स की जो माउंटेन रेंज है उसी को सह्याद्री रेंज कहते हैं. सह्याद्री रेंज में भी क्या है कि यहाँ पे कोंकण रेलवेज एस्टैब्लिश तो करी गई हैं, बट कोंकण रेलवेज में पूरी सह्याद्री रेंज में उसके बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं ट्रैक के जहाँ पे ट्रैक सिंक कर गया है अंदर, वो स्वॉम्प्स में, मार्शेस में. वो सिंकिंग ऑफ जो ट्रैक की प्रॉब्लम है वो सह्याद्री रेंज में बहुत ही कॉमन है. कुछ एरियाज हैं जहाँ पे रेलवे की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे रेलवे की डेंसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम है. But like roadways, railways also have to go through some problems in India. पहली प्रॉब्लम या पहला चैलेंज बिफोर रेलवेज है कि बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे हैं who like to travel without tickets. वो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं जो कि रेलवेज के लिए बहुत भारी लॉस है. देन जो डैमेज के इंसिडेंट्स हैं, जो थेफ्ट के इंसिडेंट्स हैं रेलवे प्रॉपर्टी के, वो भी बहुत ज़्यादा हैं. आज के टाइम पे तो स्टिल ऐसी कोशिशें करी गई हैं कि अगर आप ट्रेन में बैठेंगे, इफ़ यू ऑब्जर्व, तो काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता उस कैरियज में से, उस वैगन में से. बट पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत सारी चीज़ों को रिमूव किया जा सकता था. तो जब लोग ट्रैवल करते थे दे यूज्ड टू टेक ऑल दोज थिंग्स अवे विद देम. सो ये थेफ्ट जो है या डैमेज जो है, इट कॉज अ लॉट ऑफ लॉस टू द रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग हैं दे पुल द चेन्स ऑफ द ट्रेन अननेसेसरीली जस्ट फॉर फन. उसके कारण होता ये है कि जब भी कोई चेन पुल करी जाती है तो द ट्रेन स्टॉप्स. जब ट्रेन स्टॉप होती है, मैटर में इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई क्या कारण रहा ट्रेन स्टॉप करने का, देन वो मैटर को सॉल्व करके वापस ट्रेन अपनी जर्नी रिज्यूम करती है. लेकिन उसके कारण जो पूरा स्केड्यूल है अलग अलग ट्रेन का, उसको चेंज करना पड़ता है. द होल स्केड्यूल ऑफ द ट्रेन चेंजेस, जिसके कारण और फर्दर लॉस सफ़र करने पड़ते हैं. So these are some challenges before railways in India that need to be solved right now. That was all about railways in this chapter. Now read till the first paragraph of page 85 of your geography NCERT and then resume the video again. Okay, so now having completed the railways, we'll start with the pipelines. अब जो पाइपलाइंस है उसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं होती बिकॉज पाइपलाइंस आर ऑफ कंपैरेटिवली रीसेंट ऑरिजिन. हमेशा से इंडिया में नहीं थी, कुछ टाइम पहले ही इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ.
सो अर्लियर जो पाइपलाइंस थी वो केवल वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करी जाती थी। पाइपलाइंस के थ्रू पहले जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनसे वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता था, बट आज के टाइम पे उनका यूज़ काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई हो चुका है और आज के टाइम पे बहुत सारी पाइपलाइंस ऐसी हैं जिन्हें इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे क्रूड ऑयल वगैरह इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो इट हैज़ फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन अ लॉट ऑफ वेज। अब यही पाइपलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज भी ये है कि वो इंडस्ट्रीज जो काफ़ी दूर के एरियाज में लोकेटेड है, दूर लोकेशंस पे उनको इस्टेब्लिश किया गया है, उन इंडस्ट्रीज तक भी इन पाइपलाइंस के थ्रू इजीली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस या दूसरे रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, विच वॉज अर्लियर अ वेरी बिग चैलेंज। इवन कुछ हमारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं या रिफाइनरीज ऐसी हैं जो बहुत इनलैंड लोकेशंस में हैं और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पहले सोचा नहीं जा सकता था। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस कि हमारी इनलैंड लोकेशन जैसे मथुरा है, बरौनी है, वहाँ से इजीली ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। फिर केवल लिक्विड्स नहीं, कुछ सॉलिड्स भी हैं जिनको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इफ दो सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्लरी, अगर उनको लिक्विड में या सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके तो दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फिर जो पाइपलाइंस है उनकी एक बार कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़रूर हाई होती है, कंस्ट्रक्शन में देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड, बट वो होने के बाद उनकी जो रनिंग कॉस्ट है इट इज़ वेरी मिनिमल, उनकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। तो एक बार की इनिशियल कॉस्ट हाई है बट सब्सिक्वेंट कॉस्ट उनकी काफ़ी कम हो जाती है। फिर सबसे बड़ा एडवांटेज पाइपलाइंस का ये है कि उसमें जो ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज होते हैं उसके रिस्क बहुत कम होते हैं। व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट लॉस एंड डिले? मान लेते हैं कि हमने एक ट्रक के थ्रू कोई सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जर्नी लंबी है, ट्रक खराब हो सकता है, ट्रक ट्रैफिक में फंस सकता है, गुड्स के पहुंचने में डिले हो सकता है रास्ते में इसके कारण, डिले होने के कारण कुछ गुड्स खराब हो जाए, टूट जाए। बट इतना रिस्क पाइपलाइंस में नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स हैं उनमें पहुंचने में डिले नहीं होता एंड ज़्यादा डैमेज नहीं होता। सो ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज का रिस्क बहुत कम होता है इन केस ऑफ पाइपलाइंस। इंडिया में 3 मेजर पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं। एक है असम से लेके कानपुर तक, फिर दूसरा है गुजरात में एक जगह है सलाया, वहाँ से लेके पंजाब में एक जगह है जलंधर। सो सलाया से लेके जलंधर के बीच में भी एक पाइपलाइन नेटवर्क है। एंड देन हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन हजीरा और जगदीशपुर के बीच में, बल्कि जो हजीरा और जगदीशपुर वाला पाइपलाइन है इसको हमारी कंट्री की आर्टरी भी कहते हैं। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। पूरा नेचुरल गैस का पाइपलाइन है, पूरी नेचुरल गैस इस पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करी जाती है। हजीरा इज अ प्लेस इन गुजरात एंड जगदीशपुर इज अ प्लेस इन यूपी। सो ये दोनों सिटीज़ के बीच में ये पाइपलाइन इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस। बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जो इस पूरे पाथवे के बीच में लोकेटेड हैं, जिनको नेचुरल गैस इजीली सप्लाई हो सकती है ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पाइपलाइन। So that was all about pipelines in this chapter. Now read the first paragraph of page 87 of your geography NCERT. And that was it for this video. In the next video, we will be covering the next 2 important means of transport, that is the waterways and the airways. If you haven't yet subscribed to my channel, please click here. For the complete playlist of this chapter, please click here. And for the next part of this chapter, please click here.